चूक। रंभा जी का रो रो कर बुरा हाल था। मनोहर जी ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, मगर जब रंभा जी ने बिखरते हुए उसकी ओर देखा तो मनोहर जी कुछ नहीं बोल पाए और धीरे से रंभा जी के कंधे को थपथपाते हुए चुपचाप जाकर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर मनोहर जी ने भारी स्वर में कहा, रंभा, तुम तो रोकर अपना जी हल्का कर सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। इतना कह मनोहर जी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सर कुर्सी पर टिका लिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के साथ रंभा जी की सिसकियां भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। समय सरकता गया। अब जबकि शाम होने को थी, मनोहर जी ने कुर्सी से उठकर कमरे की बत्ती जलाई और रसोई की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में हाथों में चाय की ट्रे लिए वापस कमरे में दाखिल हुए और ट्रे कोने में पड़ी मेज पर रख दी। फिर आहिस्ता से रंभा जी का चेहरा अपनी तरफ किया। अब भी रंभा जी की आंखों में आंसू का सैलाब था। मनोहर जी ने पास ही रखा पानी का गिलास रंभा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो, देखो मैं चाय भी बनाकर लाया हूँ। इतना कहकर उसने चाय की ट्रे रंभा जी की ओर सरका दी। रंभा जी रूंधे हुए स्वर में बोली, नहीं जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मनोहर जी बोले, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊँगा। रंभा जी ने खुद को समेटते हुए कहा, आप पी लीजिए, मेरा सच में मन नहीं है। मनोहर जी ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी चाय पी लो। कहते हुए चाय की प्याली उसके हाथ में पकड़ा दी और स्वयं भी उठा ली। कमरे में एक बार फिर चुप्पी छा गई। चाय पीते हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अतीत के उन सुंदर पलों के बारे में सोचने लगे, जिन पलों में उनके परिवार की सुनहरी छवि आज भी उनके जहन में अंकित है। उन्होंने तय किया था कि चाहे बेटा हो या बेटी, वह उसे बेहद प्यार से संवारेंगे। दोनों को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब मयंक का जन्म हुआ। ऐसा लगा मानो उन दोनों के जीवन की हर कमी पूरी हो गई हो और जीवन में उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उनकी छोटी सी दुनिया प्यार और खुशियों से महकने लगी। दोनों ने मयंक की परवरिश बेहद लाड और प्यार से की। वो मुस्कुराता तो दोनों खिल उठते और उसे रोता देख बेचैन हो उठते। मयंक भी उन्हें बहुत प्यार देता और उसने अपनी हर बात सहजता से मनवाने में तो जैसे महारत हासिल की हुई थी। दरअसल वह दोनों भी उसकी बाल शुभम शरारतों में अपना बचपन जीते और उसकी हर जिद पूरी करने में कोई कसर नहीं रखते थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। मयंक का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया गया। मयंक ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। बातचीत में निपुण और आकर्षक व्यक्तित्व होने से मयंक के बहुत से मित्र बने। यहाँ तक कि अब मनोहर जी और रंभा जी भी उससे मित्रत्व व्यवहार करने लगे। 11वीं कक्षा तक आते आते उसने अपने लिए सब्जेक्ट खुद चुन लिया। रंभा जी और मनोहर जी ने ये कहते हुए सहर्ष हामी भर दी कि पढ़ना तुम्हें है तो जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद हो वही लो। देखते ही देखते समय निकलता गया और जल्द ही मयंक ने किशोर अवस्था में कदम रखा। तब मनोहर जी और रंभा जी ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमें अपनी परवरिश पर शर्मिंदा होना पड़े। मयंक ने मुस्कुराकर उनसे वादा किया और माता पिता के गले में बाहें डालकर झूल गया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर एक बड़ी नामचीन कंपनी में अच्छा सा जॉब। कुल मिलाकर कहें तो मयंक ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम पर सफलता उसके कदम चूम रही थी। मनोहर जी और रंभा जी
दोनों ही मयंक की कामयाबी और काबिलियत पर फूले नहीं समाते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मयंक 2 दिन के लिए दफ्तर के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। कल ही शाम उसने फ़ोन करके बताया कि वह अगली सुबह घर लौट रहा है। रंभा जी सुबह जल्दी उठकर उसकी पसंद के नाश्ते की तैयारी की। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। रंभा जी उत्साहित होकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। सामने मयंक ही था, लेकिन उसके साथ शिखा को देख वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। शिखा से वह पहले भी कई बार मिल चुकी थी, क्योंकि वह दफ्तर में मयंक के साथ काम करती थी। लेकिन आज इस वक्त इस रूप में उसे मयंक के साथ देख मनोहर जी और रंभा जी अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने दरवाजे पर जो गले में माला पहने खड़ा है वो उनका बेटा ही है, जिसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात हमेशा उससे साझा की। लेकिन आज इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। मनोहर जी और रंभा जी दोनों स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। क्या क्या सपने नहीं देखे थे दोनों ने मयंक के विवाह को लेकर। सब एक पल में धराशायी हो गए। दोनों की तंत्रा तब टूटी जब मयंक और शिखा ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए रंभा जी ने रिवाज अनुसार नए जोड़े का स्वागत किया। फिर सब हॉल में बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मनोहर जी ने सख्त लहजे में मयंक से कहा, हमसे पूछना तो दूर, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मयंक ने आंखें झुकाए हुए धीमे स्वर में दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ पापा वो मैं बताने ही वाला था, पर अचानक हमें शादी करनी पड़ी और अब से मैं और शिखा दफ्तर से मिले हुए फ्लैट में ही रहेंगे। आप और माँ जब चाहे वहाँ हमसे मिलने आ सकते हैं। मनोहर जी और रंभा जी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दोनों चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सपूत की इस निर्जलता पर क्या कहे। माता पिता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना देखकर मयंक और शिखा उठ खड़े हुए और उनके पांव छूकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मनोहर जी और रंभा जी दोनों ही अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर जाते खामोशी से देखते हुए सोचने लगे, आखिर कहाँ चूक हुई हमसे। दोस्तों, बेशक शादी का फैसला हमारा खुद का ही होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में अपने ही शामिल ना हो, और ख़ासकर वो जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी हो, तो ये सच में मूर्खता है, कोई बहादुरी का काम नहीं। वैसे देखा जाए तो प्यार पर पहला हक तो हमारे माँ बाप का ही होता है। वही है जिन्होंने हमें देखे बिना ही प्यार किया, हमारे लाख कमियों के बावजूद भी हमें पूरे दिल से अपनाया, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन हम जाने अनजाने उन्हीं का दिल तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।